Okay, so hello everyone, welcome to the 8th lecture of design of sphere, and in today's class I am going to discuss the small but very important topics, that is design for bond, second thing is anchorage, third is development length and fourth one is bends and hooks, है ना। ये सब टॉपिक काफ़ी छोटा छोटा है लेकिन काफ़ी स्मॉल होता है। एग्जाम के लिए मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो सेमेस्टर का एग्जाम हो या फिर आपको कंपटीशन का एग्जाम हो। छोटे छोटे आपका डेफिनेशन लिखने के लिए आते हैं और स्मॉल इस पर न्यूमेरिकल्स भी कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो इसको है जो 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द टुडे क्लास। और पेशेंटली है जो आपको कंसेप्ट को समझना है ना, पेशेंस के साथ है जो आपको चीज़ों को समझना है, क्योंकि छोटे छोटे स्मॉल थिंग्स ज़रूर है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज की क्लास में बॉन्ड के बारे में, है ना, कि बॉन्ड किसको बोलेंगे, बॉन्ड से आप क्या समझते हैं, है ना। सो बॉन्ड के बारे में मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, कहता है इट इज एडहेसन। ये क्या होता है? एडहेसन होता है। आपको पता है कि दो टाइप का फोर्सेस लगता है, एक एडहेसिव बोलते हैं, दूसरे को कोहेसिव बोलते हैं। कोहेसिव होता है जो सेम मटेरियल के बीच होता है, कोहेसिव होता है जो क्या होता है, सेम मटेरियल के बीच होता है। जबकि एडहेसिव होता है जो क्या होता है, दो डिफरेंट मटेरियल के बीच होता है। दो डिफरेंट मटेरियल के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, एडहेसिव होता है। और दो सेम मटेरियल के बीच में लगने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं, कोहेसिव बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा कंक्रीट के केस में क्या होगा, एडहेसिव होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, स्टील और कंक्रीट के बीच में है जो लगेगा, है ना। सो इट इज एडहेसन। एक टाइप का क्या है, बॉन्ड क्या है, एक टाइप का एडहेसन है ना। एक टाइप का क्या है, एडहेसन है, एडहेसिव फोर्स है बिटवीन द रेनफोर्समेंट स्टील, बिटवीन द रेनफोर्समेंट बोले या स्टील बोले, बोथ आर सेम, है ना। स्टील एंड द सराउंडिंग कंक्रीट, एंड द सराउंडिंग कंक्रीट। कहने का मतलब है कि स्टील और कंक्रीट के बीच में क्या लग रहा होगा, एडहेसन लग रहा होगा। और इस एडहेसन के कारण क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट थिंग, दिस बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सियल फोर्स, ट्रांसफर ऑफ द एक्सियल फोर्स फ्रॉम स्टील टू द सराउंडिंग कंक्रीट, स्टील टू द सराउंडिंग कंक्रीट, है ना। जो भी हम फोर्स लगाते हैं तो सबसे पहले क्या लेता है, स्टील लेता है। अब जो स्टील है चूंकि कंक्रीट के साथ क्या है, एम्बेडेड है, स्टील है जो कंक्रीट के साथ क्या है, एम्बेडेड है, तो स्टील फोर्स अब किस पे ट्रांसफर करेगा, कंक्रीट पे। किसके थ्रू, बॉन्ड के थ्रू, है ना, किसके थ्रू, बॉन्ड के थ्रू। तो वही मैं लिख रखा हूँ यहाँ पे कि दिस बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्सियल फोर्स फ्रॉम फ्रॉम स्टील टू द सराउंडिंग कंक्रीट, फ्रॉम स्टील टू द सराउंडिंग कंक्रीट, है ना। सपोज कीजिए कि ये आपका कंक्रीट ब्लॉक है, ये क्या है आपका, एक कंक्रीट ब्लॉक है। इसमें आप क्या किए हैं, एक है जो स्टील है जो एम्बेडेड कर रखे हैं, एक स्टील है जो आपने एम्बेडेड कर रखे हैं, ठीक है। इस पे फोर्स लगा रहे हैं टी। अब क्या होगा, जब आप फोर्स यहाँ पे लगाएंगे स्टील पे तो क्या होगा, स्टील चूंकि कंक्रीट के कांटेक्ट में है, स्टील चूंकि कंक्रीट के कांटेक्ट में है, तो इस सरफेस पे, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक एडहेसिव फोर्स लग रहा होगा, किसके किसके बीच में, कंक्रीट और स्टील के बीच में, है ना, कंक्रीट और स्टील के बीच में। इसके कारण क्या होगा कि जो भी फोर्स आप टी स्टील पे लगा रहे हैं वो सेम फोर्स है जो किस पे ट्रांसफर होगा, कंक्रीट पे ट्रांसफर होगा। तो इस सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग है द बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, किसके किसके बीच का, स्टील और कंक्रीट का। सो दिस बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्सियल फोर्स फ्रॉम स्टील टू द सराउंडिंग कंक्रीट। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द मैकेनिज्म अवेलेबल फॉर बॉन्ड रेजिस्टेंस इन आरसीसी, है ना। कौन कौन सा ऐसा मैकेनिज्म अवेलेबल है जिसके कारण बॉन्ड है जो बॉन्ड रेजिस्टेंस है जो क्रिएट होता है किसमें, आरसीसी में, है ना। कौन कौन सा ऐसा मैकेनिज्म अवेलेबल है जिसके कारण बॉन्ड रेजिस्टेंस है जो डेवलप होता है किसमें, आरसीसी में। तो देखते हैं इसको 1 बाय 1 करके। फर्स्ट है आपका केमिकल एडहेसन, फर्स्ट है आपका केमिकल एडहेसन, है ना। जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसका पहला रीजन क्या है आपका, केमिकल एडहेसन है। अभी केमिकल एडहेसन से कैसे होगा, कैसे मतलब बॉन्ड रेजिस्टेंस है जो आरसीसी में डेवलप होगा उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कहता है कि केमिकल एडहेसन एक्चुअली में होता क्या है, एक गम लाइक सब्सटेंस होता है। क्या होता है, गम लाइक सब्सटेंस होता है। एक कब बनता है, इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस, जब आप
कंक्रीट का कास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, उसको क्योरिंग करते हैं, कास्टिंग करने के बाद क्या करते हैं, क्योरिंग करते हैं, है ना। तो सीमेंट का क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। जो भी सीमेंट और वाटर के बीच में रिएक्शन स्टार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, है ना। तो उस हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान ही क्या होता है, एक केमिकल एडहेशन का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, आपका केमिकल एडहेशन का फॉर्मेशन होता है ना। सो फर्स्ट जो आपका मैकेनिज्म है बॉन्ड रेजिस्टेंस का, वो क्या है, केमिकल एडहेशन है, केमिकल एडहेशन है। सो ए गम लाइक सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस, सेकेंड देखते हैं, सेकेंड रीजन क्या है बॉन्ड रेजिस्टेंस का, सेकेंड रीजन है आपका बॉन्ड रेजिस्टेंस का या बॉन्ड फॉर्मेशन का, वो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के भी कारण क्या होगा, बॉन्ड रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होगा, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। ये कैसे काम करता है, कहता है ड्यू टू रफ सरफेस ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट भी रफ है और स्टील भी क्या है, रफ है ना। तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, है ना। मतलब यहाँ पे जो आपका फोर्स का ट्रांसफर होगा स्टील से कंक्रीट में, वो किसके कारण होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स के कारण होगा, थर्ड है जो है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। अभी मैकेनिकल इंटरलॉकिंग क्या होता है ना, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कहता है कि ड्यू टू रिप्स फॉर्म या कोरोगेशन ऑन द सरफेस ऑफ स्टील। ये एक्चुअली में होता कैसा है देखिए, है ना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ये क्या है आपका वार है ना, रेनफोर्समेंट है, ये क्या है, रेनफोर्समेंट है। ये सब जो आप दिख रहा है आपको, इसको टीएमटी बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टीएमटी, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार बोलते हैं, टीएमटी बार बोलते हैं। तो ये सब जो आपको रिप्स दिख रहा है, ये सब जो कोरिगेटेड है, जो सरफेस पे दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिप्स। क्या बोलते हैं इसको, रिप्स बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिप्स बोलते हैं। तो एक तरह से क्या है, ये मैकेनिकली है जो फॉर्म किया गया है, मैकेनिकल मतलब मशीन के द्वारा है जो डेलिबरेटली इसको फॉर्म किया गया है ना, फॉर्म किया गया। इसका फॉर्म करने से बेनिफिट क्या हुआ, एक टाइप का एक बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, हेल्प करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना। सो वही लिखा हूं कि मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होता क्या है, कहता है ड्यू टू रिप्स फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ स्टील, स्टील के सरफेस पे क्या है, रिप्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके कारण भी क्या होगा, बॉन्ड रेजिस्टेंस में हेल्प मिलेगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, हेल्प मिलेगा। तो ये तो था मैकेनिज्म जिसके कारण स्टील से फोर्स का ट्रांसफर होता है किस पे, कंक्रीट पे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका डिस्कशन है बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस किसको बोलेंगे आप, है ना, बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड देख लिए, बॉन्ड क्या होता है पता चल गया, बॉन्ड क्या होता है पता चल गया। इसके बाद देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेस, है ना। बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, कहता है दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल शेयरिंग स्ट्रेस। एक टाइप का क्या है, शियर स्ट्रेस है। बॉन्ड स्ट्रेस एक टाइप का क्या है, शियर स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस है ना। एक्टिंग एट द इंटरफेस ऑफ द रेनफोर्सिंग बार एंड द कंक्रीट, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया, है ना। जैसा कि देखो ए स्टील है, ये क्या है आपका स्टील है, ये क्या है आपका कंक्रीट है। तो दोनों के बीच में क्या आ रहा है यहाँ पे, एक है जो लॉन्गिट्यूडनल शेयरिंग फोर्स डेवलप होगा। अगर फोर्स आप सपोज कीजिए, फोर्स है जो इस डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं, तो शियर स्ट्रेस इसके अपोजिट में डेवलप होगा, इस तरह से इसको शियर स्ट्रेस क्या होगा, डेवलप होगा, है ना। इसको अच्छे से देखेंगे अभी जब डेवलपमेंट लेंथ हम डील करेंगे, वहां पे है जो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल शेयरिंग स्ट्रेस। एक टाइप का क्या है, लॉन्गिट्यूडनल शेयरिंग स्ट्रेस है ना। ये कहाँ पे लगता है, एक्टिंग एट द इंटरफेस ऑफ रेनफोर्स बार एंड द कंक्रीट और रेनफोर्समेंट का जो कांटेक्ट हो रहा है वहां पे लगता है। कंक्रीट और रेनफोर्समेंट के जहां पे कांटेक्ट हो रहा है वहां पे ए बॉन्ड स्ट्रेस का डेवलप होता है, जिसको टाउ बी डी से डिनोट करते हैं, है ना। फर्दर देखेंगे। सेकंड थिंग, और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं बताइए, कहता है इट इज टेंजेंशियल फोर्स। क्या है, इट इज अ टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट नॉमिनल सरफेस एरिया, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट नॉमिनल सरफेस एरिया। जब आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, कंक्रीट और स्टील के बीच में क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा। और स्टील का क्या होगा, कुछ पैरामीटर होगा, कुछ क्या होगा, इसका पैरामीटर होगा, मतलब कुछ क्या होगा, सर्कमफ्रेंशियल एरिया होगा, सर्कमफ्रेंशियल क्या होगा, एरिया होगा, है ना। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोल देंगे यहाँ पे, बॉन्ड स्ट्रेस बोल देंगे। तो सेकंड डेफिनेशन वही बोलता है कि इट इज टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट नॉमिनल सरफेस एरिया ऑफ द रेनफोर्सिंग बार, इसी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड स्ट्रेस, है ना। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है।
टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया बोले या फिर डायरेक्ट हम लॉन्गिट्यूडिनल शियर स्ट्रेस बोले, दोनों क्या है, सेम है। नेक्स्ट देखिए, अब बॉन्ड के बारे में पढ़ लिए, बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में, है टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में। सो टाइप ऑफ बॉन्ड की जब बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं फ्लेक्सुरल बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज एंकरेज बॉन्ड, और इसका दूसरा नाम क्या है, डेवलपमेंट बॉन्ड। फर्स्ट वन इज फ्लेक्सुरल बॉन्ड, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब इसका रीजन क्या होगा, वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट होगा, वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट होगा, है ना। सेकेंड थिंग इज एंकरेज बॉन्ड और डेवलपमेंट बॉन्ड। अब क्या करते हैं, वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो टाइप ऑफ बॉन्ड कितना हो गया, दो टाइप का हो गया, फ्लेक्सुरल बॉन्ड और डेवलपमेंट बॉन्ड, ठीक है। तो फ्लेक्सुरल बॉन्ड को आप डिनोट करते हैं टाउ बीएफ से, कैसे लिखेंगे इसको, टाउ बीएफ से, इसको टाउ बीएफ से डिनोट करेंगे, और सेकंड वाला को टाउ बीडी से डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे टाउ बीडी से। सो फ्लेक्सुरल बॉन्ड को टाउ बीएफ से डिनोट करते हैं, और आपका एंकरेज बॉन्ड और डेवलपमेंट बॉन्ड को किससे डिनोट करते हैं, टाउ बीडी से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहली बात कि सर फ्लेक्सुरल बॉन्ड का रीजन क्या है ना, फ्लेक्सुरल बॉन्ड डेवलप कैसे होता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है ना, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कहता है द फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस, द फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप, द फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट एंड ड्यू टू वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए इसका मेन रीजन क्या है, वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट है, मेन रीजन क्या है, वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट है। चूंकि थ्रू आउट द बीम का जब बेंडिंग मोमेंट देखेंगे तो उसका वेरिएशन क्या होगा, वेरी करता है, इसका वेरिएशन क्या होता है, वेरी होता है। सपोज कीजिए कि आप सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, आप लोड है जो कहीं पे यहाँ पे लगा, या फिर यूडीएल लोड लगा रहे हैं, आप लोड है जो क्या लगा रहे हैं, यूडीएल लगा रहे हैं, तो इस केस में बेंडिंग मोमेंट वेरी कैसे करता है, इस तरह से पैराबोलिकली है जो वेरी करता है ना, पैराबोलिकली क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट वेरी करता है। तो क्या देख रहे हैं, कोई भी दो पार्टिकुलर सेक्शन यदि कंसीडर करेंगे तो दोनों पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, अलग अलग आएगा, दोनों पे बेंडिंग मोमेंट अलग अलग आएगा, है ना, डिफरेंट आएगा। अब इस डिफरेंट बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या हो जाएगा, एक्सियल टेंशन डेवलप हो जाएगा, एक्सियल टेंशन डेवलप हो जाएगा, अभी देखेंगे उसको डिटेल में। सो वही मैं लिखा हूं कि द फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट। कोई अगर पूछे कि फ्लेक्सुरल बॉन्ड का रीजन क्या है, तो वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, है ना, एंड ड्यू टू दिस वेरिएशन और ड्यू टू दिस वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट एक्सियल टेंशन अलोंग द लेंथ आल्सो वेरीज, एक्सियल टेंशन अलोंग द लेंथ आल्सो वेरीज, है ना। इस बेंडिंग मोमेंट वेरी होने के कारण क्या होगा, एक्सियल जो टेंशन होगा वो भी क्या होगा, वेरी करेगा। अभी देखेंगे कैसे वेरी करता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए एक बीम बनाया गया है ना, एक क्या है, बीम बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे दो लोड लग रहा है इक्वल इंटरवल पे, यहाँ पर भी पी लग रहा है और यहाँ पर भी आपका पी लग रहा है, ठीक है। इसका यदि बेंडिंग मोमेंट हम डायग्राम बनाएं तो कैसा बनेगा, देखिए इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, इसको मैं हटा देता हूं, है ना, इसको मैं हटा देता हूं। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यदि हम बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, कुछ इस तरह से वेरी करेगा, BMD है जो कुछ इस तरह से वेरी करेगा, है ना। चलिए ए और बी दो सेक्शन है जो लिया गया है, ए सेक्शन है जो यहाँ पे है और बी है जो यहाँ पे है, बी है जो यहाँ पे है और ए है जो यहाँ पे है। ए आपका ए है और ए क्या है, बीबी है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ले रहे हैं, dx ले रहे हैं। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, dx है, ये क्या है, dx है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पॉइंट के बीच में, ये दोनों पॉइंट के बीच में, ये दोनों पॉइंट के बीच में क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अलग अलग होगा। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, वेरिएशन हो गया लेंथ के अलाउंग, है ना। अब इस dx पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको ध्यान से समझना है। इस dx पार्ट को मैं कट कर रहा हूँ और इसको अलग शो कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो मैं अलग से शो करने का इसको कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे होगा क्या,
आपका बीबी सेक्शन पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा। बीबी सेक्शन पे मान लेते हैं कि ए सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट एम है, कितना है, ए सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, एम है। ए सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, एम है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, एम है, ठीक है। तो बीबी सेक्शन पे कितना होगा, इसमें कुछ है जो बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज कर जाएगा। अब मान लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे क्या है, एम प्लस डीएम है। यहाँ पे कितना है बेंडिंग मोमेंट, एम प्लस डीएम है, एम प्लस डीएम है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हो गया आपको, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, ये सही से दिख नहीं रहा। यहाँ पे क्या था आपका, एम था, और यहाँ पे क्या है, बीबी पे क्या होगा, एम प्लस डीएम। ये हम नहीं बोलते, आप फिगर में देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एम है, और यहाँ पे कुछ लेंथ बढ़े हैं आगे, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हुआ, इंक्रीज किया। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना है, एम प्लस डीएम है। इसी को मैं यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया हूँ, एम प्लस डीएम है, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या हो गया, एम हो गया, राइट साइड में क्या हो गया, एम प्लस डीएम हो गया। अब इस बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन के कारण क्या होगा, इस बेंडिंग मोमेंट के वेरिएशन के कारण क्या होगा, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि फाइबर एक दूसरे पे क्या होगा, स्लिप कर रहा होगा। फाइबर एक दूसरे पे क्या कर रहा होगा, स्लिप कर रहा होगा, है ना। तो लेफ्ट साइड में यदि टेंशन फोर्स टी डेवलप होता है, क्योंकि बॉटम में क्या आने वाला है, टेंशन आने वाला है। अरे बॉटम में क्या आएगा, टेंशन आएगा ना, क्योंकि इस फोर्स के कारण क्या होगा, बीम है जो कुछ इस तरह से सैग करेगा, इस तरह से सैग करेगा, तो बॉटम में क्या आएगा, टेंशन आएगा, ऊपर क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, है ना। लेकिन दो सेक्शन के बीच में दोनों फोर्स में क्या होगा, डिफरेंस होगा, है ना। तो सपोज कीजिए कंप्रेशन फोर्स यहाँ पे सी है, तो राइट साइड कितना होगा, सी प्लस डीसी होगा, सी प्लस डीसी होगा, डीसी का इंक्रीमेंट होगा। उसी तरह से लेफ्ट साइड बॉटम में यदि फोर्स टी है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, राइट साइड में टी प्लस डी टी होगा, टी प्लस डी टी होगा, है ना। अब सी और डी के बीच में हम मान लेते हैं कि लीवर आर्म कितना है, जेड है। सी और डी के बीच में लीवर आर्म कितना है, जेड क्या है आपका, लीवर आर्म है। ये सब तो आपको पता है, ये क्या है, लीवर आर्म है ना। अब देखिए इस पार्ट, यहाँ पे क्या होगा, रेनफोर्समेंट होगा, बॉटम में क्या होगा, रेनफोर्समेंट होगा। बीम में देखो यहाँ पे ये क्या है आपका, रेनफोर्समेंट है, ये क्या है आपका, स्टील है, ये आपका स्टील है। चलिए अब इसी स्टील को मैं अगर माइन्यूटली डील करूं तो इसके अंदर हो क्या रहा होगा, ध्यान से देखो। क्योंकि राइट साइड का फोर्स क्या हो गया, राइट साइड का फोर्स आपका हो गया टी प्लस डी टी। राइट साइड का फोर्स क्या है, टी प्लस डी टी, और लेफ्ट साइड का क्या है, टी है ना। यानी एक नेट फोर्स है जो राइट साइड की ओर डेवलप हो रहा है। एक नेट फोर्स कितना, डी टी, नेट फोर्स कितना होगा, डी टी है जो राइट साइड डेवलप हो रहा है। नेट फोर्स यदि निकालेंगे तो बहुत सिंपल है यार, नेट फोर्स यदि हम निकाले, अगर नेट फोर्स निकालेंगे तो कितना होगा, टी प्लस डी टी माइनस टी, और एक किधर लग रहा होगा, इसका डायरेक्शन किधर लग रहा होगा, राइट की तरफ लग रहा होगा। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ डी टी बचेगा, और डी टी किधर की ओर लगेगा, राइट की ओर लगेगा, ठीक है। और जब नेट फोर्स राइट की ओर लगेगा तो उस पर शियर स्ट्रेस डेवलप किधर होगा, राइट लेफ्ट की ओर होगा। शियर स्ट्रेस तो क्या होता है, ऑटोमेटिक इन नेचर होता है ना। वो क्या होता है, जिधर आप फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट में क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शियर स्ट्रेस है जो अपोजिट में आपका डेवलप हो गया, किस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट में, क्योंकि नेट फोर्स हमारा किधर लग रहा है, राइट डायरेक्शन में लग रहा था। तो शियर स्ट्रेस किधर डेवलप हो गया, लेफ्ट साइड में डेवलप हो गया, है ना। और ये जो शियर स्ट्रेस है इसी को बोलते हैं फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। इसी को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस, जिसको हम टाउ बी एफ से डिनोट किए हैं। किससे डिनोट किए हैं, टाउ बी एफ से डिनोट किए हैं। इतना चीज समझ में आ गया आप लोग को, है ना। कैसे डेवलप हुआ, नेट टेंसाइल फोर्स चूंकि राइट तरफ लग रहा है, उसके कारण क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रेस, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस है जो डेवलप हुआ। अब देखिए राइट की तरफ, है ना। सो यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, काफी केयरफुली सुनना है, पेशेंस के साथ काफी केयरफुली सुनना है ना। एक बार कंसेप्ट यदि डेवलप हो गया तो चीज है जो काफी आपको इजी लगता है ना। ऐसा नहीं कि एग्जाम आपका पास आ गया है तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सारा टॉपिक है जो आपको समय पे कवर हो जाएगा, है ना। सिर्फ आपको डेली है जो लेक्चर है जो देखते जाना है। कहता है द डिफरेंशियल टेंशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि छोटा कितना आ रहा है, dt आ रहा है। डिफरेंशियल टेंशन क्यों बोल रहे हैं, स्मॉल अमाउंट में डेवलप होगा टेंशन, कितना dt होगा, दोनों का डिफरेंस, है ना। सो द डिफरेंशियल टेंशन dt इन द रेनफोर्समेंट ओवर द लेंथ dx इज गिवन बाई, है ना। अगर dt आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, dt बराबर dm बटा जेड नहीं,
अरे लिखेंगे, देखो कैसे, क्योंकि हम dm बराबर क्या लिख सकते हैं, इस dm बराबर लिख सकते हैं dt, मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो dt इंटू जेड लिख सकते हैं। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, dt इंटू जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ से dt क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो dt आएगा वो आएगा कितना, dt आएगा आपका dm बटा जेड, dm बाई जेड आएगा, dm बाई जेड आएगा। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, देखो dt बराबर क्या हो गया, dm बाई जेड हो गया। चलिए बहुत अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जेड क्या है आपका, लीवर आर्म है, जेड क्या है आपका, लीवर आर्म है। सो दिस अनबैलेंस फोर्स, एक तरह के क्या हो गया, ये अनबैलेंस फोर्स हो गया। किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। अनबैलेंस, ये जो dt है इसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट डायरेक्शन होगा। ठीक है, सो दिस अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस बार फोर्स इज ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग कंक्रीट बाय फ्लेक्सुरल बॉन्ड, है ना। ये जो dt अनबैलेंस फोर्स है ये कंक्रीट पे ट्रांसफर होगा, किसके द्वारा, फ्लेक्सुरल बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा ट्रांसफर हो रहा होगा, फ्लेक्सुरल बॉन्ड के द्वारा। हमें तो पहले से पता है कि बॉन्ड का काम क्या है, नेट जो टेंसाइल फोर्स स्टील में डेवलप होता है उसको कंक्रीट पे ट्रांसफर करना इसका क्या है, काम है ना, बॉन्ड स्ट्रेस के द्वारा। सो नाउ कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, ऑफ लेंथ dx। अभी जो छोटा सा यहाँ पे एलिमेंट लिए थे dx, उसी का हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हैं। यही आपका क्या था, dx था, ये लेंथ क्या है जी, dx है, ये क्या है, dx है। ठीक है, सो अब इस dt को अगर हम लिखें तो देखो फोर्स बराबर क्या होता है, बहुत सिंपल बेसिक कंसेप्ट से चलना। फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो dt बराबर क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस क्या हो गया, टाउ bf इंटू एरिया। अब देखो एरिया कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर इंटू लेंथ, एरिया क्या हो गया, पेरीमीटर इंटू लेंथ। जो भी पेरीमीटर आ रहा है, ये जो छोटा एलिमेंट है उसका पेरीमीटर जो आ रहा है उसको मैं समेशन ऑफ ओ से लिख रहा हूँ। किससे लिख रहा हूँ, समेशन ऑफ ओ से लिख रहा हूँ। स्मॉल एलिमेंट का ये बना होगा तो टोटल पेरीमीटर ऑफ द बार, ये क्या है, टोटल पेरीमीटर ऑफ द वार है ना। तो पेरीमीटर इंटू लेंथ क्या हो गया, एरिया हो गया। एक्चुअली में ये बेसिकली क्या है, ये जो लिखे हैं ये क्या हो गया, एरिया है। ये क्या हो गया आपका, एरिया हो गया, है ना। कौन सा एरिया, सर्कमफेरेंशियल एरिया। ध्यान से देखो, मान लेते हैं यही एक एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका टोटल पेरीमीटर इंटू लेंथ, लेंथ इंटू पेरीमीटर क्या देगा, टोटल सर्कमफेरेंशियल एरिया देगा, नहीं, टोटल सर्कमफेरेंशियल एरिया देगा। तो dt को क्या लिख सकते हैं, टाउ bf इंटू एरिया, क्या हो गया, फोर्स हो गया। बहुत सिंपल, समझ में आ गया होगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से dt बराबर क्या था, dm बाई जेड था, है ना। dt बराबर क्या था, dm बाई जेड था, तो dm बाई जेड लिख दिया, ठीक है। और 2 क्या था, टाउ bf इंटू समेशन ऑफ o इंटू dx था। तो यहाँ से टाउ bf क्या आ गया, dm बाई dx, ध्यान से dm बाई dx अपॉन समेशन ऑफ o इंटू जेड, समेशन ऑफ o इंटू जेड। अब देखो, अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पढ़ रखे हैं हम कि dm बाई dx क्या होता है, शियर फोर्स होता है। dm बाई dx क्या होता है, मतलब वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ क्या देता है, शियर फोर्स देता है ना। BMD डायग्राम का जो स्लोप होता है उसी को क्या, वही क्या देता है, शियर फोर्स देता है ना, बेसिक कंसेप्ट। तो dm बाई dx क्या होता है, शियर फोर्स होता है, ठीक है। चलिए, तो dm बाई dx के बदले मैंने क्या लिख दिया, शियर फोर्स लिख दिया, ठीक है। नीचे क्या हो गया, समेशन ऑफ o इंटू समेशन ऑफ जेड, समेशन ऑफ o इंटू समेशन ऑफ जेड। अब देखो ध्यान से सुनना है, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है। एक तो कंक्लूजन आपका निकल रहा है कि जैसे जैसे हम शियर फोर्स का वैल्यू बढ़ाएंगे, है ना, सो मतलब जिस लोकेशन पे शियर फोर्स मैक्सिमम होगा, जिस लोकेशन पे शियर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जिस लोकेशन पे शियर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वहां पे बॉन्ड स्ट्रेस सबसे ज्यादा डेवलप होगा, क्योंकि टाउ bf डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है। टाउ bf मतलब बीम में जिस लोकेशन पे शियर फोर्स मैक्सिमम होगा उस लोकेशन पे बॉन्ड स्ट्रेस क्या होगा, सबसे ज्यादा डेवलप होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वेशन में टाउ bf क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है। टाउ bf क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है। सेकंड थिंग, एक कंक्लूजन तो ये निकला कि टाउ bf डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, मतलब बीम में जिस सेक्शन पे शियर फोर्स ज्यादा डेवलप होगा वहां पे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू ज्यादा होगा, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस का। सेकंड थिंग, समेशन ऑफ o क्या है, पेरीमीटर है, समेशन ऑफ o क्या है, पेरीमीटर है ना। मतलब यदि
इस बॉन्ड स्ट्रेस को हम रिड्यूस करना है ना, कहता है कि द बॉन्ड स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग, बॉन्ड स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग समेशन ऑफ ओ, समेशन ऑफ ओ के यदि हम बढ़ाएंगे, चूंकि समेशन ऑफ ओ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ बी एफ है, तो समेशन ऑफ ओ को यदि बढ़ाएंगे तो टाउ बी एफ का वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस होगा, टाउ बी एफ का वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस होगा, है ना। अभी टाउ, ये समेशन ऑफ ओ कैसे इंक्रीज होगा, अब ध्यान से थोड़ा सोचो, समेशन ऑफ ओ कैसे इंक्रीज होगा, है ना। आपको इसके लिए क्या करना होगा कि स्मॉलर डाया बार यूज करना होगा, स्मॉलर डाया बार यूज करना होगा। मान लेते हैं कि कोई यूज कर रहा है 20 mm का 2 बार्स, है ना, तो उसके जगह पे ऐसा कर सकता है कि 12 mm या 16 mm का 3 बार यूज कर ले, तो ओवरऑल जो एरिया होगा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ओवरऑल एरिया क्या होगा, सर्कमफरेंशियल एरिया क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। सेकंड थिंग, लीवर आर्म का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लीवर आर्म का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सो कहने का मतलब है कि आपको एएसटी को सेम रखते हुए नंबर ऑफ बार को बढ़ाना है, नंबर ऑफ बार को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे, एएसटी को सेम रखते हुए नंबर ऑफ बार को यदि बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, स्मॉलर डायमीटर बार आपको यूज करना पड़ेगा, स्मॉलर डायमीटर बार आपको यूज करना पड़ेगा। उस केस में आपको क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और हम चाहते हैं कि इस बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो, जहां पे क्रिटिकल सेक्शन है वहां पे क्या हो, डिक्रीज हो, है ना। सेकेंड थिंग, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज है जो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आपका एंकरेज बॉन्ड और डेवलपमेंट बॉन्ड, है ना। कोई एंकरेज बॉन्ड बोले या डेवलपमेंट बॉन्ड बोले, दोनों क्या है, सेम है ना, दोनों क्या है, सेम है। थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस है जिसको हम अभी क्लियर कर देंगे आपको, है ना। बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो एंकरेज बॉन्ड और डेवलपमेंट बॉन्ड, है ना। अब देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, कहता है दिस बॉन्ड इज डेवलप, ये कब डेवलप होगा, डेवलप नियर द एक्सट्रीम एंड ऑफ द बार सब्जेक्टेड टू टेंशन और कंप्रेशन, सब्जेक्टेड टू टेंशन और कंप्रेशन। सबसे पहली बात कि ये कहां पे डेवलप होगा, एक्सट्रीम एंड पे होगा, एक्सट्रीम एंड पे होगा। सेकेंड थिंग, इसका रीजन क्या होगा, या तो टेंसाइल फोर्स रीजन होगा या तो कंप्रेशन फोर्स रीजन होगा, है ना। अभी हम लोग पढ़े थे फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस, वहां पे रीजन क्या था, वहां पे रीजन था आपका बेंडिंग मोमेंट था, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन था, है ना। ये अलग बात है कि बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन के कारण हमारा नेट टेंसाइल फोर्स भी डेवलप हो रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको क्या होगा, जो रीजन होगा डायरेक्ट टेंशन होगा या फिर डायरेक्ट कंप्रेशन होगा, या तो डायरेक्ट टेंशन होगा या तो डायरेक्ट कंप्रेशन होगा। सो दिस बॉन्ड इज डेवलप नियर द एक्सट्रीम एंड ऑफ द बार, ये कहां पे डेवलप होगा, एक्सट्रीम एंड ऑफ द बार पे डेवलप होगा, है ना। सब्जेक्टेड टू टेंशन और कंप्रेशन, सब्जेक्टेड टू टेंशन और कंप्रेशन। अब देखिए, अब ध्यान से समझने का कोशिश करना है ना। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली बात कि कहां पे डेवलप होगा, एक्सट्रीम एंड ऑफ द बार, एक्सट्रीम एंड ऑफ द बार। देखो एक्चुअली में घुमा फिरा के बात है जो ये भी सेम ही कर रहा है, ये भी बात है जो सेम कर रहा है। चूंकि अगर इसका बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन बनाएं, अगर इस बीम का, यहाँ पे जो बीम बना रखे हैं उसका बेंडिंग मोमेंट यदि वेरिएशन बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, अगर आपको याद हो तो, है ना। ये कितना होता है, WL/2 होता है, WL/2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन होगा। तो ध्यान से देखो हो क्या रहा है, एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है ना। इसको मैं थोड़ा अच्छा से बनाता हूँ, रुको। ए वैल्यू कितना होगा, ए क्या होगा आपका पैराबोला होगा, ये क्या होगा, रीजन क्या इसका कैसा होगा, पैराबोला होगा, W L²/2, इसका वैल्यू कितना होता है, WL²/2, है ना, WL²/2। चूंकि नेट टोटल लोड कितना होगा, W × L, कहाँ पे लाएगा, सेंटर पे लाएगा, है ना। तो W × L × L/2, है ना, W × L × L/2, तो कितना हो जाएगा, WL²/2। इसका वैल्यू कितना होगा, WL²/2, है ना। अब देखिए, तो क्या देख रहे हैं, एंड पे आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, एंड पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है ना। अब देखिए, एंड पे बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम है। इसका क्रॉस सेक्शन यदि बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसा ए रेनफोर्समेंट हो गया आपका AST, है ना, जिसका वैल्यू कितना होगा, π/4 × φ², ठीक है। अब देखिए,
दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, एक पॉइंट सी को देखना है ध्यान से और दूसरा पॉइंट डी को देखना है। एक पॉइंट सी को देखना है, दूसरा पॉइंट डी को देखना है ना। क्या हो रहा होगा, हो क्या रहा होगा, कहता है इन द अबव फिगर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप एट सी because bending moment is maximum at the point, so the bar should not be terminated at C. It has to be extended into the column by a certain length CD, है ना। देखो C पॉइंट पे क्या है आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, C पॉइंट पे क्या है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। अगर हम बार को C पे ही कट कर दें, सपोज करो बार को हम कहाँ पे कट कर दें, C पे ही कट कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल के आ जाएगा, ये क्या होगा बाहर निकल के आ जाएगा, है ना। चूंकि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसके कारण बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जो भी इसके कारण मतलब बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसको रजिस्ट करने के लिए रेनफोर्समेंट का लेंथ को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, रेनफोर्समेंट को लेंथ को इंक्रीज करना होगा, है ना। तो वही मैं लिख रखा हूँ कि इन द अबव फिगर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप एट सी, कहाँ पे डेवलप होगा, सी पे डेवलप होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, क्योंकि सी पे क्या है आपका बेंडिंग मोमेंट सबसे मैक्सिमम है, बेंडिंग मोमेंट सी पे क्या है सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। सो बिकॉज बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम एट दैट पॉइंट, सो द बार शुड नॉट बी टर्मिनेटेड मीन्स काटना, मतलब हम बार को सी पे कट नहीं कर सकते, सी पे हम बार को कट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सी पे बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम है। इट हैज टू बी एक्सटेंडेड इनटू द कॉलम बाय ए सर्टेन लेंथ CD, है ना। ये हमारी मजबूरी है कि यदि हम चाहते हैं कि इसको रजिस्ट कर पाए, है ना, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को यहाँ पे रजिस्ट कर पाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बार है उसको कॉलम में इंसर्ट कर देना पड़ेगा, कुछ लेंथ है जो इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये लेंथ कितना है, L है, ये कितना है लेंथ L है ना। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये वापिस इस सेक्शन L को मैं यहाँ से कट करके बाहर निकाल रहा हूँ, मतलब CD को है जो बाहर निकाल रहा हूँ, है ना। इसके साथ क्या हो रहा होगा, इसके साथ हो क्या रहा होगा, इसके कारण क्या हो रहा होगा, टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा होगा। इसके कारण क्या हो रहा होगा, टेंसाइल फोर्स है जो डेवलप हो रहा होगा, है ना, टेंसाइल फोर्स है जो डेवलप हो रहा होगा T, ठीक है। अब देखिए इस टेंसाइल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ST इंटू AST, सिग्मा ST इंटू AST, स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स होता है सिग्मा ST इंटू AST, है ना। दूसरी बात, ये तो किस में हो गया, ये आपका WSM में हो गया, एक किस में हो गया, WSM में हो गया। लिमिट स्टेट में लिखना होगा तो क्या होगा, लिमिट स्टेट में लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ये आपका कहाँ हो गया लिमिट स्टेट में, तो लिमिट स्टेट में कितना होगा 0.87 इंटू A इंटू AST लिखेंगे, है ना। तो T का वैल्यू कितना होगा सिग्मा ST इंटू AST और 0.87 इंटू A इंटू AST, है ना। अब देखिए नेट फोर्स आपका राइट साइड लग रहा है, नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, राइट साइड लगेगा। तो इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपको बॉन्ड स्ट्रेस का जो डेवलपमेंट होगा क्या होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा जो इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। अब देखो इसका दो बिहेवियर हमको देखना है, एक आपको एक्चुअल बिहेवियर देखना है। अगर हम एक्चुअल बिहेवियर देखें तो जैसे जैसे हम C से दूर जाएंगे वैसे उसका इसका इंटेंसिटी क्या होता जाएगा, कमता जाएगा, इंटेंसिटी क्या होता जाएगा, कमता जाएगा। क्योंकि C है जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। C है जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, C है जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे इससे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम D की ओर जाएंगे, इंटेंसिटी क्या होता जाएगा, कमता जाएगा, इसका इंटेंसिटी क्या होता जाएगा, कमता जाएगा। और इसका जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है, एक्चुअल वेरिएशन आपका पैराबोलिक होता है। एक्चुअल वेरिएशन टाउ BD का क्या होगा आपका, पैराबोलिक होगा, है ना, पैराबोलिक होगा। बट हम जो एज्यूम करते हैं वो कैसा एज्यूम करते हैं, यूनिफॉर्म एज्यूम करते हैं, यूनिफॉर्म एज्यूम करते हैं। मतलब इसका हम एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। तो ये एज्यूम वेरिएशन है, मतलब हम जब डील करेंगे आगे न्यूमेरिकल तो ऐसा मान के करते हैं, है ना, एवरेज लेकर चलते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल वेरिएशन आपका क्या है, पैराबोलिक है। अब गेट 2020 में यहीं से क्वेश्चन पूछा था, 2020 में यहीं से क्वेश्चन पूछा था, ए वाला फिगर ए ऐसा ही बीम बना दिया था, बीम ऐसा बना दिया था, है ना। उसके बाद पूछा था कि C से D के बीच में जो एंकरेज बॉन्ड या डेवलपमेंट बॉन्ड होगा उसका एक्चुअल वेरिएशन क्या होगा, एक्चुअल वेरिएशन क्या होगा, है ना। तो चार डायग्राम उसने बनाया था, एक उसमें से ए भी था, दूसरा ए भी था, है ना, और भी दो टाइप का वेरिएशन था, ठीक है। लेकिन एक्चुअल आंसर क्या होगा आपका, ए होगा, है ना। C पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और D पे क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना। वेरिएशन क्या होगा, ये पैराबोलिक होगा। ये तो इसका डिस्कशन था। अब आगे देखते हैं।
अब आपका मेन पॉइंट आया डेवलपमेंट लेंथ, है ना, डेवलपमेंट लेंथ। सो डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है ना, कहता है द मिनिमम लेंथ ऑफ द बार विच इज रिक्वायर्ड, द मिनिमम लेंथ ऑफ द बार, मिनिमम क्यों, मैक्सिमम तो हम कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम तो कितना भी दे दें कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें क्या प्रोवाइड करना है, क्योंकि रेनफोर्समेंट को इकोनॉमिकली क्या करना है, सेव भी करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिमम लेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि हमारा ये क्या रहे, सेफ रहे। सो द मिनिमम लेंथ ऑफ द बार, the minimum length of the bar which is required on either side of point of maximum stress, point of maximum stress, कहता है the minimum length of the bar which is required, जो हमें जरूरत पड़ती है on either side of the point of maximum stress, जहाँ पे maximum stress लग रहा है उसके दोनों साइड में हमें क्या करना है, मिनिमम लेंथ है जो प्रोवाइड करना होता है, मिनिमम लेंथ है जो प्रोवाइड करना होता है। इन ऑर्डर टू, रीजन बता रहे हैं, इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द बार फोर्स टू द सराउंडिंग कंक्रीट थ्रू बॉन्ड, है ना। ये तो चीज हम पहले ही देख चुके हैं। जो भी आप रेनफोर्समेंट में आप फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को हमें फाइनली कहाँ पे ट्रांसफर करना है, बिगर एरिया पे ट्रांसफर करना है। बिगर एरिया क्या होता है, कंक्रीट होता है ना, बिगर एरिया पे आपको ट्रांसफर करना है ना। तो कैसे ट्रांसफर होगा, बॉन्ड के थ्रू ट्रांसफर होगा, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रेनफोर्समेंट का एक मिनिमम लेंथ है जो कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड करना होगा, कंक्रीट के अंदर इंसर्ट करना होगा, है ना। तो वही बोलता है डेफिनेशन कि द मिनिमम लेंथ ऑफ द बार विच इज रिक्वायर्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, आइदर साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस, जहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है उसके दोनों तरफ है जो क्या होगा, एक मिनिमम लेंथ है जो प्रोवाइड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द बार फोर्स टू द सराउंडिंग कंक्रीट थ्रू बॉन्ड, है ना। सेकेंड थिंग मैं बताया था कि एंकरेज लेंथ और बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ में थोड़ा सा का डिफरेंस है, स्लाइटली है जो थोड़ा डिफर करता है। अभी क्या डिफरेंस है इसको हम एग्जैक्टली देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहता है इट इज आल्सो नोन एज एंकरेज लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, एंकरेज लेंथ। अब एंकरेज लेंथ कब बोलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। एंकरेज लेंथ कब बोलेंगे, कहता है व्हेन बार इज अंडर द एक्शन ऑफ डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन, डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन, एंड इट इज आल्सो नोन एज डेवलपमेंट लेंथ when bar is under the action of flexural tension, when bar is under the action of flexural tension। अब अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएं, थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो ए वाला केस बहुत कम आएगा, जो डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन का जो बात है वो बहुत कम आएगा, क्योंकि ज्यादातर जो टेंशन डेवलप होता है उसका रीजन हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट है, फ्लेक्चरल है ना। मेन रीजन क्या है उसका, फ्लेक्चर है ना। तो यही है जो हम ज्यादा यूज में लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बीम में जो भी टेंशन डेवलप हो रहा है उसका रीजन हमारा क्या है, फ्लेक्चर है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट फोर्स, डायरेक्ट टेंशन डायरेक्ट कंप्रेशन लगाते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। टेंशन लगता है लेकिन उस टेंशन का रीजन क्या है, वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट है, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इट इज आल्सो नोन एज एंकरेज लेंथ। अब एंकरेज लेंथ कब बोलेंगे, किस केस में बोलेंगे, वो लिखा हूँ कि व्हेन बार इज अंडर द एक्शन ऑफ डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन। अगर डायरेक्ट टेंशन में होगा या कंप्रेशन में होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, एंकरेज लेंथ बोल देंगे। एंड इट इज आल्सो नोन एज डेवलपमेंट लेंथ व्हेन द बार इज अंडर द एक्शन ऑफ फ्लेक्चरल टेंशन, व्हेन द बार इज अंडर द एक्शन ऑफ फ्लेक्चरल टेंशन, है ना। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है डेवलपमेंट लेंथ का मैथमेटिकली, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, हम डेवलपमेंट लेंथ का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। किसी भी बीम का एक सेक्शन हम कट किए हैं, किसी भी बीम का एक सेक्शन कट किए हैं जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का क्या हो रहा होगा, वेरिएशन हो रहा होगा, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन हो रहा होगा, ठीक है। उसके कारण मान लेते हैं जो नेट फोर्स है आपका टी लग रहा है राइट साइड, कितना फोर्स लग रहा है, राइट साइड नेट फोर्स आपका टी लग रहा है, ठीक है। अब इस टी फोर्स के कारण क्या होगा, इसका अपोजिट में आपका शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना। इनफैक्ट वो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा, क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना। उस बॉन्ड स्ट्रेस को हम डिनोट किए हैं टाउ बीटी से, किसे डिनोट किए हैं, टाउ बीटी से। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, टाउ बीडी, टाउ बीडी से डिनोट किए हैं। ये क्या होता है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। टाउ बीडी क्या होता है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार। देखो ये किसके लिए होता है, प्लेन बार के लिए, है ना। इसका मतलब कि जब हम डिफॉर्म बार के लिए डील करेंगे तो हमें कुछ अलग है जो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ अलग तरीका से उसको डील करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो भी हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं किसके लिए करने जा रहे हैं, माइल्ड स्टील के लिए करने जा रहे हैं। ध्यान रहे, जो भी डेरिवेशन करने जा रहे हैं किसके लिए करने जा रहे हैं, माइल्ड स्टील के लिए डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो लिख ही लेते हैं, ये जो डेरिवेशन है किसके लिए है, आपका माइल्ड स्टील के लिए है, किसके लिए है,
ये माइल्ड स्टील के लिए। और माइल्ड स्टील को क्या बोलते हैं, प्लेन बार भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लेन बार भी बोला जाता है इसको, माइल्ड स्टील को, ठीक है। सो प्लेन बार भी इसको बोला जाता है। चलिए अब देखिए, अब ध्यान से डेरिवेशन को समझना है, क्योंकि ये डेरिवेशन आपका सेमेस्टर के एग्जाम में 4 मार्क्स में आता है ना, सेमेस्टर का एग्जाम में, या फिर कभी कभी कंपटीशन एसएससी जेईई वगैरह में जो इसको डिराइव करने के लिए पूछता है ना, बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ को। तो यहाँ पे आपका जो बॉन्ड स्टेट डेवलप हो रहा है उसको मैंने डिनोट किया किसे, टाउ बीडी से, किसे, टाउ बीडी से डिनोट किया। ये मान लेते हैं कि जो आपका जो टोटल इमिडिएट पोर्शन है, मतलब जो मिनिमम लेंथ हमें जरूरत है इस टी फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए स्टील से कंक्रीट पे, ध्यान से सुनना है, स्टील से कंक्रीट पे ट्रांसफर करने के लिए जो मिनिमम लेंथ हमें जरूरत है वो एलडी है। क्या है, मिनिमम लेंथ आपका क्या है, एलडी है। चलिए बहुत अच्छा, अब हमें इस एलडी का वैल्यू निकालना है, एलडी का वैल्यू निकालना है। तो इस टी को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, इसका बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाएं तो कुछ ऐसा होगा। ये क्या है, बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। ये बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसका डायमीटर क्या होगा आपका 5 होगा, जिसका डायमीटर क्या होगा आपका 5 होगा, है ना, इसका डायमीटर क्या होगा 5 होगा। और इसी पे टी फोर्स लग रहा है ना। तो यदि हम इसका एरिया से गुना कर दें, यदि हम इसका जो एरिया से गुना कर दें स्ट्रेस को, तो फोर्स निकल जाएगा, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, वेरी सिंपल। तो स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा एस टी, सिग्मा एस टी, एरिया क्या होगा ए एस टी, है ना, एरिया क्या होगा ए एस टी, है ना। तो लेट फाई इज द नॉमिनल डाया, फाई क्या है आपका नॉमिनल डाया ऑफ द बार है। तो देखिए टी को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एस टी इंटू पाई बटा 4 इंटू फाई स्क्वायर, ये क्या हो गया ए एस टी, ए एस टी क्या हो गया आपका, ए एस टी क्या हो गया पाई बाई 4 आई इंटू फाई स्क्वायर, डायमीटर का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, बराबर लेफ्ट साइड में फोर्स कितना लग रहा होगा, ये तो आपका राइट साइड हो गया। लेफ्ट साइड में आपको जो फोर्स लग रहा होगा वो आपको किसके कारण लग रहा होगा, बॉन्ड स्ट्रेस के कारण लग रहा होगा, है ना। तो इधर भी क्या करेंगे, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस क्या है आपका टाउ बी डी है एंटर, इसको एरिया क्या होगा पाई इंटू डी। ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है, इसका सर्कमफ्रेंशियल एरिया निकालना है। तो क्या होगा पेरीमीटर इंटू लेंथ, पेरीमीटर इंटू लेंथ। तो पेरीमीटर क्या होगा पाई इंटू डी या पाई इंटू फाई, है ना, इंटू लेंथ एल डी, बहुत सिंपल है। चलिए तो क्या हो गया टाउ बी डी स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया क्या होगा पाई इंटू फाई, है ना, ये हो गया पेरीमीटर इंटू लेंथ एल डी, टोटल एरिया हो गया पेरीमीटर इंटू लेंथ। चलिए अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि टोटल लेफ्ट फोर्स और राइट फोर्स क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से एल डी क्या हो गया सिग्मा एस टी इंटू फाई डिवाइडेड बटा 4 इंटू टाउ बी डी। लेकिन ये जो फार्मूला आया है किसके लिए आया है, डब्ल्यू एस एम के लिए आया है, ये फार्मूला आपको डब्ल्यू एस एम के लिए आया है। अगर लिमिट स्टेट की हम बात करते हैं तो जी सिग्मा एस टी किसके बराबर होता है लिमिट स्टेट में, लिमिट स्टेट में जो सिग्मा एस टी हो जाता है वो हो जाता है 0.87 इंटू एफ बाई, 0.87 इंटू एफ बाई, है ना, 0.87 इंटू एफ बाई। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे 0.87 इंटू एफ बाई इंटू 5 बटा 4 टाउ बी डी। अब देखो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, इस पे हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी कुछ करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर टाउ बी डी का वैल्यू कैसे लेंगे। तो जो टाउ बी डी का वैल्यू होता है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ये भी आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। जैसे M20 के लिए कितना होता है 1.2 होता है, 1.2, M25 के लिए कितना होगा 1.4 होगा, M30 के लिए कितना होगा 1.5 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ से कि जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट है जो इंक्रीज हो रहा है, टाउ बी डी का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टाउ बी डी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना, टाउ बी डी का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ये जो टेबल है, ये जो टेबल है कहाँ पे है आपको IS कोड पेज 43 में, ये आपको पेज 43 में मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा पेज 43 में IS 456 के, है ना। बट ध्यान रहे ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो किसके लिए है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका यही है, ये जो वैल्यू है आपका माइल्ड स्टील के लिए है, किसके लिए है आपका माइल्ड स्टील के लिए, है ना, ये वैल्यू आपका माइल्ड स्टील के लिए, बहुत अच्छा, किसके लिए है माइल्ड स्टील के लिए। इसका मतलब सर ये हुआ कि यदि हम डिफॉर्म बार यूज करें, मतलब Fe415 या Fe500 यूज करेंगे तो हमें कुछ न कुछ जो IS कोड का रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये जो टेबल दिया है आपको माइल्ड स्टील के लिए दिया गया है ना। हमने डेरिवेशन ही किया था माइल्ड स्टील के लिए, डेरिवेशन ही हमने किसके लिए किया माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स। कहता है
कि इम्पोर्टेंट IS कोड रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट लेंथ। अब क्या क्या नोट में आएगा उसको हम ध्यान से देख लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी तक जो भी डेरिवेशन किए हैं वो माइल्ड स्टील के लिए किए हैं। तो फर्स्ट नोट मैं लिखने जा रहा हूँ, फर्स्ट नोट यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। कहता है फॉर द डिफॉर्म बार मतलब Fe415 Fe500 इज कॉल्ड डिफॉर्म बार, है ना, ऐसे डिफॉर्म बार होता है ना। द वैल्यू ऑफ टाउ BD शैल बी इंक्रीज्ड बाय 60%। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है कि यदि प्लेन बार के बदले में, है ना, यानी इंस्टेड ऑफ प्लेन बार और यू कैन से इंस्टेड ऑफ माइल्ड स्टील, इफ यू आर यूजिंग द डिफॉर्म बार द वैल्यू ऑफ टाउ BD शैल बी इंक्रीज बाय 60%। किससे इंक्रीज हो जाएगा? 60% से इंक्रीज होगा। सेकेंड थिंग, द बार इन कंप्रेशन, इफ फॉर बार इन कंप्रेशन, क्योंकि अभी जो हम डेरिवेशन किए थे किसके लिए किए थे? टेंशन के लिए किए थे। अभी जो डेरिवेशन किए थे वो टेंशन के लिए किए थे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका बार टेंशन में ही हो, कंप्रेशन में भी तो हो सकता है, कंप्रेशन में भी तो हो सकता है ना। सो कहता है फॉर बार इन कंप्रेशन द वैल्यू ऑफ टाउ BD शैल बी इंक्रीज्ड बाय 25%। यानी बार यदि कंप्रेशन में रहेगा तो वैल्यू है जो टाउ BD कितना से इंक्रीज हो जाएगा? कितना से इंक्रीज होगा? 25% से। अब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। सपोज करो कि बार है जो डिफॉर्म बार है, बार जो आप यूज करें डिफॉर्म बार है, और वो बार है जो कंप्रेशन में है, वो बार किस में है? कंप्रेशन में है। तब आपका टाउ BD किससे इंक्रीज हो जाएगा? ध्यान से देखना। तब आपका जो टाउ BD का जो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा 1.6 टाइम्स इंटू 1.25, है ना, 1.25। वो कैसे? 60% हुआ आपको डिफॉर्म बार के लिए और 25% किसके लिए हुआ? कंप्रेशन के लिए, है ना। यानी डिफॉर्म बार दिया हुआ और कंप्रेशन में भी दिया हुआ, तब आपको इंक्रीज कितना से करेगा? 1.6 इंटू 1.25, है ना, मतलब 60% से प्लस 25% से, है ना। ये बात समझ में आया? चलिए, अगर सिर्फ प्लेन बार है और कंप्रेशन में है, अगर सिर्फ माइल्ड स्टील है और कंप्रेशन में है तो सिर्फ 25% से इंक्रीज होगा, सिर्फ 25% से इंक्रीज होगा। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आएगा, इसलिए मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। अगर बार डिफॉर्म बार है ना, तो सिर्फ 60% से इंक्रीज होगा। अगर बार माइल्ड स्टील है तो सिर्फ 25% से इंक्रीज होगा। अगर बार डिफॉर्म है और वो कंप्रेशन में भी है तब आपको 60% से भी इंक्रीज होगा और 25% से भी इंक्रीज होगा, है ना। सपोज कीजिए कि आपका टाउ BD का वैल्यू 1.2 है, M20 के लिए कितना है? 1.2 है ना, 1.2 है, ठीक है, 1.2 है, और बार है जो डिफॉर्म है, तो अब 1.2 को आपको गुना करना होगा सबसे पहले 1.6 से 60%। सेकेंड थिंग, बार यदि कंप्रेशन में भी है तो 1.25 से भी गुना करना पड़ेगा, 25 से भी गुना करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आप बोल रहा है। अगर बार डिफॉर्म बार है और सिर्फ टेंशन में है तो सिर्फ 60% से इंक्रीज करेंगे। अगर बार डिफॉर्म भी है और कंप्रेशन में भी है तो 60% से भी करेंगे और 25% से भी करेंगे, है ना। अगर प्लेन बार है और सिर्फ कंप्रेशन में है तो सिर्फ 25% से इंक्रीज करेंगे, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट, नोट नंबर टू क्या कहता है? कहता है एज पर IS कोड द LD यदि डेवलपमेंट लेंथ of each bar of bundled bar shall be that for the individual bar increased by 10%। अभी समझाता हूँ इसका मतलब। shall be increased by 10% for 2 bars in contact, 20% for 3 bars in contact and 33% for 4 bars in contact। What does it mean? इसका मतलब क्या है ना। क्योंकि अभी हमने जो डेरिवेशन किया था वो सिंगल बार के लिए किया था, लेकिन यदि कॉलम का डायमीटर बहुत बड़ा हो या फिर बीम का साइज यदि बहुत ज्यादा है तो बार है जो बंडल में यूज होता है। बंडल में कब बोलेंगे? जब एक से ज्यादा बार है जो आप यूज करेंगे, एक साथ यूज करेंगे तो उसको बंडल बार बोलेंगे, है ना। तो टाउ BD का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करना पड़ेगा 10% से। कब? जब 2 बार का बंडल बनाएंगे। आपको इंक्रीज करना पड़ेगा 20% से जब आप 3 बार का बंडल बनाएंगे। आपको इंक्रीज करना पड़ेगा टाउ BD का वैल्यू 33% से जब आप 4 बार का बंडल बनाएंगे। क्लियर है? ये बात क्लियर होना चाहिए, है ना। सो ये सब IS कोड का रिकमेंडेशन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट करता हूँ, यदि 2 बार्स का आपने बंडल बनाया है तो टाउ BD का वैल्यू 10% से इंक्रीज होगा। यदि आपने 3 बार का बंडल बनाया है तो 20% से इंक्रीज होगा,
यदि आपको 4 बार का बनाया है तो 33% से टाउ बी डी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट्स ऑल। आगे देखते हैं। सेकेंड थिंग, बार शुड नॉट बी यूज्ड इन बंडल विथ डाया मोर देन 36 mm। ये तो पता ना कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ये कितने एग्जाम में पूछा होगा नहीं पता है ना, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछता है ना। इसका मतलब क्या है, कहता है कि यदि फाई का वैल्यू ग्रेटर देन, फाई का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 36 mm है, 36 mm है, तब आप बंडल में उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तब क्या करना पड़ता है पता है, बेल्डिंग करते हैं। तब क्या करते हैं, उसको बेल्डिंग करते हैं, है ना। उस केस में आपको बेल्डिंग करना पड़ता है। कहता है बार शुड नॉट बी यूज इन बंडल, बार को बंडल में यूज नहीं करते हैं विथ डाया मोर देन 36 mm। अगर 36 mm से ज्यादा हो जाए, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, यानी अप टू 36 mm तो हम यूज करेंगे, लेकिन यदि इससे ज्यादा हो गया फाई तो हम बंडल में उसको यूज नहीं करेंगे, उसको बंडल में कभी भी यूज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एज पर आई एस कोड द वैल्यू ऑफ टाउ बी डी जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ सी के। अभी आप देखे थे, है ना। टाउ जैसे जैसे एफ सी के का वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे, टाउ बी डी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा था, है ना। एज पर आई एस कोड द वैल्यू ऑफ टाउ बी डी जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एफ सी के होता है, बट फॉर अ स्मॉल डायाबार टाउ बी डी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एफ सी के डिवाइडेड बटा 5 होता है। मतलब फॉर अ स्मॉल डायाबार जो टाउ बी डी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एफ सी के डिवाइडेड बटा 5 होगा, है ना। तो ये सब चीज़ है जो आपको याद रखना है। काफ़ी डिटेल में आपको डिस्कस किया गया है और समझाया गया है ना। तो यहाँ से बहुत चीज़ आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, उसके बाद है जो न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। अभी हुक्स के बारे में बच गया, हुक्स को कल है जो डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको स्प्लाइसिंग वगैरह के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको लेक्चर है जो पसंद आया होगा, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।